व्यालयदनोपवीति मम हृदय निवासम श्री गणेशम नमः। नंबर्स हमें एक पहचान देते हैं, नंबर्स हमें एक क्रम बनाते हैं, सिंसियरिटी देते हैं और एक ऊर्जा देते हैं। उस ऊर्जा को हम किस तरीके से लें, इसके लिए नंबरों का तालमेल ब्रह्मांड में ग्रहों के साथ बिठाया गया। आज हम किसी, जैसे हमारे पास, हम जानते हैं कि भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है, तो 150 करोड़ लोगों को याद रख पाना या समझ पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 150 करोड़ लोगों को नंबर में समेट कर गिन पाना, मतलब रख पाना आसान है। प्रत्येक व्यक्ति के एक भवन का नंबर होता है, एक वाहन का नंबर होता है, एक उसका आधार नंबर होता है, एक उसका पेन नंबर होता है, और ऐसे ही उसका, जो कि हमारा ज्योतिष शास्त्र है, उसमें सबसे पहले नंबर क्रम जो हुआ वो हुआ तिथि, संवत, अयन। तो जो हमारे अयन है, तिथि है, संवत है, वर्ष है, अब्द है। आरती कुछ कह रही है क्या? जी सर देवयानी मैम का ना पासवर्ड मांग रहा है, वो ऑन नहीं हो रहा। पासवर्ड की जरूरत ही नहीं, जो कहा ना, पता नहीं, वो इसको रिबूट करके ज्वाइन कर लो दोबारा। पासवर्ड का कोई उन्होंने काम दो बार किया था, लेकिन वो कह रही है कि वो उसमें माइक कैमरा नहीं खुल रहा। फिर से भी करके देख चुकी हैं तो वो ऑन नहीं हो रहा है। किसी और डिवाइस से कर लो, जो ना वो डिवाइस हो सकता है गड़बड़ हो। ठीक है। तो मैं बात कर रहा था, तो देखिए नंबरोलॉजी कहाँ से आई होगी। अगर नंबरोलॉजी को हम 1 2 3 4 इन अंकों से जोड़ते हैं तो ये पाश्चात्य देश की देन है। भारत में नंबर्स जो है, पहले हमारे यहाँ तिथि हुआ करती थी, संवत हुआ करता था। जैसे आज हम जिस संवत में जी रहे हैं, वो संवत है हमारा 2012, 2082। लेकिन अब हम सन की बात करते हैं तो वह है 2025। ऐसे ही हमारे यहाँ तिथि होती है, तो आज हमारे यहाँ जो तिथि है उसका नंबर है 3030 अमावस, या हम 16 नंबर पे भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम तारीख की बात करें तो आज हमारे पास तारीख है 24। तो ये नंबरोलॉजी शास्त्र पाश्चात्य है या वैदिक है, सबसे पहले दिमाग में ये बात भी आपको बिठा लेनी चाहिए कि ये वैदिक होने के साथ साथ पाश्चात्य ज्यादा है। वैदिक में है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन वैदिक में अगर हम इसका वर्णन देखेंगे तो वह हमें तिथियों से मिलेगा, संवत से मिलेगा, और यहाँ तक कि आपको देखने को मिलेगा, आपने कभी पूजा पाठ में यंत्र देखे होंगे, यंत्र देखे पूजा पाठ के, तो वहां लिखा रहता है 816 है 816 और 494 816 357 357 357 492। आप लीजिए, इसको लिख के देखिए 816 और 357 857 और 492 लिखा आपने। इसको कहीं से भी आप काउंट कीजिए 15 आएगा, 15 आएगा। आप आड़ा कीजिए, सीधा कीजिए, तिरछा कीजिए, क्रॉस कीजिए, इसका आंसर 15 आएगा।
15 जब हम नंबरोलॉजी में जाएंगे और हमारे, अब इसमें 5 हमने बीचों बीच में क्यों रखा है, देखिए आप इसके अंदर बीच में 5 है। 5 साइन किसका है, 5 नंबर किसका है, 1 नंबर किसका है। जब नंबरोलॉजी में जाते तो हमें पता चलता है कि 1 नंबर सूर्य का है, सन इज 1 नंबर, क्योंकि हमारा पहला ग्रह, हमारे ब्रह्मांड को पहली ऊर्जा देने वाला स्टार जो तारा है वो सूर्य, तो 1 नंबर उसको मिला है। तो इसके बाद जब हम नंबरोलॉजी में आते हैं तो दूसरा नंबर किसको मिला, तो सूर्य के बाद कौन सा नंबर आएगा, कौन सा ग्रह आएगा, चंद्रमा। तो दूसरा नंबर हमारे चंद्रमा को मिल गया। लेकिन अब आप सोचते होंगे कि तीसरा नंबर मंगल को मिल जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। 3 साइन जो तीसरे नंबर में मिला वो बृहस्पति को मिला। क्यों, पहले राजा बैठेगा, फिर रानी बैठेगी, फिर उसको ज्ञान देने वाला, मंत्रणा देने वाला बृहस्पति बैठेगा। तो बृहस्पति 3 नंबर का, 3 नंबर जिसका भी हो। अब जैसे किसी का डेट 21 है तो उसका नंबर हो गया 3, आप नंबर को जोड़ देंगे। किसी का 30 है, 30 है, वो भी 3। तो कैसे भी आप, अगर आपका टोटल 3 आ रहा है, यानी कि आपके ऊपर जुपिटर का, बृहस्पति का प्रभाव आ रहा है। 1028 37 आप कैसे भी करके 1 आएगा, इसका मतलब आपके ऊपर सूर्य का प्रभाव है। ये बहुत विस्तार है, अभी जो शुरुआत परिचय है कि कैसे हम नंबरोलॉजी को अपने जीवन में लाते हैं, और वैदिक से पाश्चात्य की ओर, पाश्चात्य से वैदिक की ओर कैसे देख पाते हैं। मैंने आपको बताया वैदिक में क्या था, यंत्र थे। तो हमारे यहाँ 3 चीजें हैं, एक है यंत्र, दूसरा है मंत्र, और तीसरा है तंत्र। यंत्र, मंत्र और तंत्र, 3 विद्याएं होती है, और जब तीनों जुड़ जाती हैं तब साधना सफल होती है। जब भी आप कोई पूजा करते हैं तो उसमें एक यंत्र का निर्माण करना होता है। त्रिकोण बिंदु समायुक्तम, एक त्रिकोण बनाइए आप, और एक त्रिकोण के ऊपर दूसरा त्रिकोण बनाइए। मेरा आपको कैमरा दिखेगा तो मैं बताता हूँ आपको, मैं दिखाऊंगा। जैसे क्या पढ़ते हो, दिख रहा है बोर्ड सबको? आप ये हमारा एक त्रिकोण ये है हमारा, और इसी के साथ हम दूसरा त्रिकोण बनाएंगे। तो 2 त्रिकोण मिल गया, 2 त्रिकोण मिलकर क्या मिल गया, षटकोण। 2 त्रिकोण से षटकोण। तो एक त्रिकोण में क्या था, एक जो 3 नंबर है वो किसका है, बृहस्पति। 3 नंबर किसका बताया मैंने अभी, बृहस्पति का। जुपिटर का। और जैसे ही हमने इसको 6 किया तो ये हो गया, अर्चना जी किसका हो गया, वीनस का, वीनस का। वीनस और जुपिटर दोनों मिल गए, और वीनस और जुपिटर जब दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ पर बीज की उत्पत्ति हो जाएगी। ऐसा यंत्र होता है, आप देखेंगे आप। तो वीनस और जुपिटर क्या है, ये सृष्टि को उत्पन्न करने वाली क्षमता जो है वो इन दोनों में ही है। एक अंडाणु है, दूसरा शुक्राणु, और उसी से ये जीव की उत्पत्ति होती है, उसी से यंत्र की उत्पत्ति होती है। और इस यंत्र के ऊपर, यंत्र को
ऐसे दिख रहा है ना, हम इसको ऐसे रखेंगे ऐसे, और इसके ऊपर देवता की विग्रह रखा जाता है, मूर्ति रखी जाती है, जो भी दुर्गा है, शिव है, जो भी है उसको। हालांकि इसका और भी द्वार बनेंगे और बनेंगे बहुत चीजें, लेकिन ये मुख्य चीज बता रहा हूं मैं आपको, जो कि आपके यंत्र तंत्र मंत्र से जुड़ेगी। तो आपने इसको बनाया, इसके साथ आपने उस तंत्र को रखा। तंत्र माने वह जीव, और वो तंत्र हमारी तंत्रिकाएं। तो हमारे अंदर कितनी नाड़ी चक्र है? सप्त नाड़ी चक्र है ना। जब हम अपने शरीर के अंदर रीढ़ को जब देखते हैं तो सप्त नाड़ी में विभाजित है, वो तंत्र है। नाड़ी तंत्र फेल हुआ, शरीर फेल हो जाएगा। और उस तंत्र पर मंत्र का प्रभाव, मंत्र माने उपदेश, मंत्र माने वेदों में ब्रह्मा के द्वारा कहे गए वाक्यों के द्वारा ज्ञान हो। तो यंत्र मंत्र तंत्र तीनों मिलते हैं, लेकिन हम मंत्र का प्रयोग करते हैं, हम तंत्र का प्रयोग करते हैं, देह का, मूर्ति का, विग्रह का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम यंत्र का प्रयोग नहीं करते, अर्थात हम नंबर्स का प्रयोग नहीं करते। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम नंबर्स का प्रयोग करें और नंबर्स को समझे डिटेल्स में कि नंबर्स है क्या। तो जैसे हमने कहा 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर मून का है, संख्या मून का है, 3 जुपिटर का है। तो जब भी कुछ अच्छा होना होता है उसके अंदर कोई विघ्न संतोषी आता ही आता है। अच्छे काम में विघ्न फैलाने वाले लोग जरूर मिलते हैं, और इसीलिए वो चौथे नंबर पे आते हैं। तो 4 नंबर किसको दें हम जो विघ्न फैलाए? जो कुछ लोग और राहु 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 जिसका नंबर 4 है उसकी बुद्धि आसानी से काम नहीं करेगी, उसके ऊपर राहु के प्रभाव ज्यादा होंगे। या तो वो बहुत ज्यादा इमेजिन करेगा, सोचेगा बहुत और करेगा इतना सा, दिन भर सोचेगा, हर किसी को प्लान बताएगा, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, और तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने ये अच्छा नहीं किया, और तुम्हारे साथ उसको एक और है, उसको ऊपरी चीजों का भी आभास होने लगता है 4 नंबर पर, क्योंकि उसके पास इंट्यूशन पावर भी है, जुपिटर के पास है। जुपिटर के काम का काम उसका है। इसके बाद हमारे को मिलेगा 5 नंबर। 5 नंबर किस, जैसे ही हमारी बुद्धि भ्रम होगा, राहु हमारी बुद्धि खराब करेगा, तो हमें जरूरत पड़ेगी बुद्धि की, और बुद्धि के दाता है गणेश जी, बुद्धि के दाता है बुद्ध, इसलिए 5 नंबर को देंगे हम बुद्ध। तो जुपिटर ने आपको ज्ञानोपदेश दिया, उधर राहु ने आपकी पूजा खराब करी, लेकिन बुद्ध ने आपकी पूजा को साध लिया। तो 5 नंबर वाला होता है बुद्धि से काम करने वाला। आपके पास बुद्धि भी है, सूर्य की पावर भी है, चंद्रमा भी है। तो अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए लग्जरी, लग्जरी देने वाला 6 नंबर है शुक्र, तो आपको लग्जरी देता है। लेकिन जब आपको लग्जरी आ जाती है तब क्या होता है? जब पैसा बहुत आता है तो क्या होता है? दिमाग में खुरापातें सूझने लगती है, दिमाग खुरापाती हो जाता है। और ये खुरापात का नंबर कौन सा हो गया? 7। और 7 नंबर किस? केतु एक खुफिया एजेंट है, उसके दिमाग में बात चलती रहती है, और ग्रहों की, लेकिन पढ़ते वक्त आप उसकी प्रशंसा अप्रशंसा करते तो उसका दोष नहीं है, वो चुगलखोर की श्रेणी में आता है। और तब जब इस प्रकार की गतिविधियों में लीन हो जाए, वो उसके काम है वो रुकने लग जाते हैं। काम लग जाएंगे तो कौन सा नंबर आएगा? 8, जो कि डिले का, डिले का नंबर 8 है, तो कौन सा ग्रह हो गया? शनि। शनि बहुत डिले होता है तो लोग कहते हैं भैया अपने अंदर ऊर्जा लाओ, तो लेकिन शनि साधना करने के लिए बहुत अच्छा है। जैसी साधना होती है, हमारे ब्रह्मांड का नंबर आ जाता है 9 नंबर आता है
मंगल। मंगल। 9 नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के बाद 9 नंबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 9 हमारे पूरे ब्रह्मांड को दर्शाता है। एक चौपाई रामायण में आएगी, जिसको आप रामायण पढ़ते समय लगाते हैं, कौन सी है? अमंगल हाय। यही बोलते हैं ना, हमारे घर में मंगल हो और अमंगल दूर जाए। तो मंगल होना। अब जब ब्रह्मांड का आप 360 का आप सर्कल बनाते हो, 360 को आप करोगे तो टोटल कितना हुआ? 360। तो आपके ब्रह्मांड का अंक है 9, यानी पूरी ऊर्जा उसमें समाहित है। अगर आप 2 पार्टों में विभाजित कर दो, 180 डिग्री का रात और 180 डिग्री दिन, और 8 कितना होता है? 180 डिग्री में 180 में विभाजित करो तो भी होगा 9। 90 डिग्री के एंगल पे बांट दो, 4 भागों में बांट दो, तब भी होगा। इसको 27 नक्षत्रों में बांट दो तो 27 नक्षत्रों का मतलब होता है 9। 27 नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 27 को 4 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, होगा 108। 108 9। 12 राशि को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा? 12 मल्टीप्लाई 9 108। 108। ये पूरे ब्रह्मांड की सत्ता मंगल के पास समाई हुई है। नंबरोलॉजी बहुत अच्छा अंकों का विज्ञान है। इसमें कौन सा वर्ष अच्छा, कौन सा खराब, आपका मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, आपके लिए गाड़ी का नंबर कौन सा सही रहेगा, फ्लैट का कौन सा सही रहेगा, बड़ी जल्दी प्रिडिक्शन लेने के लिए बहुत अच्छा है। देवयानी जी बहुत अच्छे से इसको पढ़ाती है। देवयानी जी किसी कारण उस समय आ नहीं पा रही थी, तो थोड़ा सा मैंने बोलने की कोशिश की उनके सामने। देवयानी जी आप आइए और अपने मंच को संभालिए। जय गणपति जी। जय गणपति के गुरु जी, आपने इतना अच्छा बताया न्यूमरोलॉजी, मैं भी मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। तो आपसे ही जो सीखा है वही बताने की कोशिश करती हूँ। तो जय गणपति की सभी को। कुछ मुझे जाने पहचाने चेहरे दिख रहे हैं जो पहले भी हमारी क्लास अटेंड कर चुके हैं। तो जैसे अर्चना जी हैं, तो अर्चना जी जय गणपति जी, प्रणाम। कैसा लगा आपको जो पिछला सेशन था? मैडम बहुत अच्छे से सिखाया आपने, बहुत अच्छा हुआ सेशन, और सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, समझ में आया। थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे पहले हम शुरू ये करेंगे कि न्यूमेरोलॉजी या अंक शास्त्र है क्या। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में फल कथन के बहुत सारी विधाएं हैं ना? जैसे कि सामुद्रिक शास्त्र है, जन्मांग है, ये वैदिक ज्योतिषी से अलग। वैदिक ज्योतिषी तो एक वट वृक्ष है, ठीक है, इसकी अनेक शाखाएं हैं। सामुद्री शास्त्र है, जन्मांग चक्र है, मुखाकृति विज्ञान है, हस्त रेखाएं हैं, या आजकल जैसे हैं टैरो कार्ड्स हैं, और अंक विज्ञान है। अंक विज्ञान को हम कह सकते हैं इस वट वृक्ष की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट शाखा। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हम वैदिक ज्योतिषी में जाएं तो आप वहां देखेंगे बिना अंक के कुछ भी नहीं है। हर चीज, घटी, फल, हर चीज गणित पे आधारित है। और गणित क्या है? अंक, ठीक है। तो इसको तो मतलब इनसेपरेबल है अंक ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष। अब दूसरी चीज क्या आती है कि अंक विज्ञान आपके डे टू डे लाइफ में
हर जगह अंक विज्ञान। मेरा घर उसके घर से इतने किलोमीटर दूर है, मेरी उम्र इतनी है, मेरा वेट इतने किलोग्राम है, मैंने इतनी कैलोरीज कंज्यूम की हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो है, ये इसकी दूरी यहाँ से इतनी है, इसका वेट यहाँ से इतना, हर चीज में अंक, इसका कीमत कितनी है, ठीक है। बिना अंक के आप एक बार इमेजिन करके देखो, बिना अंक के कहाँ है प्राइस, ठीक है। और देखिए दूसरी चीज है कि हमारा अंक ज्योतिष कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। ये एक मैजिक है, जादू है, 0 से लेके 9 नंबर तक का। 9 नंबर, आप 1 से 9 को कितने भी अंक लगा के उसको बड़ा बना सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। 0 से शुरू होता है ना, आप एक संख्या में जितने शून्य लगाते जाएंगे उतनी बड़ी संख्या बनती जाएगी। और 0 क्या है? हमारा आकाश भी 0 है। देखिए जीवन जहां से, जीवन हमारा 5 तत्वों से शुरू होता है। 5 तत्व बता सकते हैं आप कौन से हैं? बताइए 5 तत्व कौन से हैं? मैम अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। ये 5 तत्व हैं, है ना। और इन्हीं से हमारा शरीर भी बना है। आकाश को कहा जाता है 0। 0 को हम इंफिनिटी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 0 में वो ताकत है जो अपने आप में 0 होते हुए भी एक संख्या को इंफिनिटी तक बड़ी कर सकता है। तो ये एक मैजिक है स्टार्टिंग नंबर का। अभी जैसे कि गुरुजी बता रहे से थे कि 1 से 9 नंबर किस तरह से हमारे पास 9 ग्रह, 9 नंबर्स, हर ग्रह को एक एक नंबर जो है वो प्रोवाइड किया गया। उस नंबर, उस ग्रह की ताकत उस नंबर के जरिए जो है बताई जाती है। और 9 ग्रह कौन से हैं ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। 9 ग्रहों के अलावा हमारे जीवन में अगर हम स्वर विज्ञान को देखें तो शब्द हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, ठीक है। स्वर क्या है? शब्द है। हाँ, शब्दों से ही, स्वर से ही हमारे शब्द बने हैं। और इसी कारण शब्द को ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म अर्थात परम प्रभु परमेश्वर, जिसने की शब्द की रचना की है। तो इस तरह से सभी शब्द जो है ब्रह्म का ही रूप है। हमारी जो जिह्वा है, जीभ है, उस पे सरस्वती का वास। और जब हम बोलते हैं, ठीक है, तो हमारी जो स्वरूप है उसका पता चलता है। हमारे प्रारब्ध से हमें कैसा रूप मिला है वो हमारी जिह्वा बता देती है, हमारी जीभ बता देती है कि हम किस लेवल के पर्सन। अगर हमारी जीभ से कोई अपशब्द नहीं निकलता तो पता चलता है कि देव स्वरूप। अगर जीभ से हमेशा, आपने कई लोगों को देखा होगा, बहुत बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े ऊंची पोस्ट पे होते हैं, लेकिन आदत होती है जनरल लैंग्वेज में, जब आम भाषा में भी बिना अपशब्द कहे वो बात नहीं कर सकते। उनका कसूर नहीं है, उनका कसूर नहीं है, उनमें जो आसुरी शक्तियां जागृत हैं उनका कसूर है। अगर दैवीय शक्तियां जागृत होंगी तो आपके शब्द जो कि परम ब्रह्म का स्वरूप है वो कभी गलत हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ये तो बहुत
बड़ी चीज है। स्वर विज्ञान एक बहुत विस्तृत विज्ञान है, अगर टाइम मिले तो आप जरूर पढ़ना उसको। अब हम अंकशास्त्र से शब्द विज्ञान की तरफ क्यों मुड़ गए? क्योंकि शब्द जो है, शब्द और अंक का एक बहुत ही अनोखा जो है वो मेल है। शब्द को अंक या संख्या में अभिव्यक्त करके उसका मापन करते हैं। अंक शास्त्र में हम क्या करते हैं, हर शब्द को, हर अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अंक शास्त्र जो है, अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा एक मॉडर्न विधा उसको कह सकते हैं, क्योंकि वैदिक ज्योतिष हमारे अपने ही शास्त्रों का एक स्वरूप है। हम अपने ही देश में उसको यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अंक शास्त्र एक ऐसा है, देश विदेश में भी उस पर बहुत अनुसंधान हो रहे हैं। उनकी प्रणालियां थोड़ी हमसे डिफर हो गई हैं, जैसी उनको इजी लगती है वो। और अंक शास्त्र का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आसान फलाफल करने का एक तरीका है, मॉडर्न है, आसान है, और हर कंट्री में उनकी अपने तरीके की न्यूमरोलॉजी मिल जाएगी। विधा तो एक ही है, रूट एक ही है, लेकिन शाखाएं उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बना ली है। तो शब्दों का जो है मापन अंकों के द्वारा किया जाता है। अब शब्दों का मापन अंकों से क्यों किया जाता है? देखिए, इसको हम अलग अलग विधा में रख लेते। अंक शास्त्र से हस्तरेखा विज्ञान, अंक शास्त्र से प्रश्न विज्ञान, प्रश्न शास्त्र, अंक शास्त्र से और भी कितनी विधाएं हैं जिनमें हम अंक शास्त्र से जा सकते हैं। अंक शास्त्र से टैरो रीडिंग, अंक शास्त्र से और अलग अलग क्रिस्टल्स, जेम्स, इस सारी चीजें अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग। अंक शास्त्र से दशा निर्धारण, अंक शास्त्र से ट्रांजिट, तो ये सारी चीजें हम अंक शास्त्र से जान सकते हैं। और इसी में एक है कि शब्दों से हम अंक शास्त्र को माप सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे मंत्र में भी क्या है, तंत्र मंत्र यंत्र, जैसा अभी गुरुजी बता रहे थे, उसमें भी कोई भी मंत्र है या कोई शब्द है, अगर आप अलग अलग उसकी संख्या निर्धारण 70,000 बार कर लो, अभिमंत्रित हो जाएगा, पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। कोई मंत्र है, उसको 11,000 बार कर लो, पूर्ण हो जाएगा, फल देने लगेगा। देखिए, मंत्र शास्त्र भी एक बहुत बड़ा शास्त्र है। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि सिर्फ जैसे कि कह देते हैं रेमेडीज में, इसको 2 बार मंत्र पढ़ लो, सुबह शाम 2 बार कर लो, मंत्र कभी भी काम नहीं करेगा। मंत्र क्या है? कोई जादू थोड़ी है। मंत्र है जब हम किसी भी शब्दों को जोड़ के उनको स्वरबद्ध करके हम जब उसको प्रोनाउंस करते हैं, बार बार प्रोनाउंस करते हैं, तो जो यूनिवर्स है उसकी वाइब्रेशंस पहुंचती हैं और यूनिवर्स, नेचर जो है वो उसके अकॉर्डिंग फल देने लगता है। ये है मंत्र शास्त्र। मंत्र कोई ऐसे ही नहीं है कि मंत्र हमने ओम नमः शिवाय 5 बार कहा और ऊपर से बैठ के शिव जी खुश हो गए, ना, ऐसा नहीं। ये आप लोग इस शास्त्र में, इस विधा में आए हैं तो इसको डिटेल में समझिए और पढ़िए कि मंत्र शास्त्र क्या होता है। मंत्रों का सही उच्चारण करने पे ही उसका फल मिलता है, और सही संख्या में जब हम मंत्र कर लेते हैं, जब हम पूर्णता पे चले जाते हैं, तब वो मंत्र हमें शक्ति देने लगता है, फिर वो 2 बार में भी देने लगता है। तो ये बहुत आगे की बात है, हम इसको अंक शास्त्र से ही रिलेट कर रहे हैं कि यहाँ भी अंक शास्त्र आया कि 11,000 बार कर लो, 70,000 बार कर लो, 7,000 बार कर लो, एक्सेट्रा। हर मंत्र का अलग अलग अपना अंक निर्धारण होता है।
और देखिए शून्य से ही, जैसे हमने कहा, शब्द और अंक दोनों का प्रादुर्भाव होता है। अगर अंक का किसी वस्तु या क्रिया से संबंध नहीं होता तो हमारे शास्त्रों में पर्टिकुलर 108 मणियों की माला का विधान क्यों होता? हाँ? दिन के 365 ही क्यों होते? हर अंक का अपना ही एक जो है वो इम्पोर्टेंस है। अब हम अंकों को हमें पता है 9 ग्रह हैं और 9 अंक हैं। हर ग्रह को एक एक अंक जो है वो निर्धारित किया गया है, इतना हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और शायद मुझे अब ये बताने की जरूरत नहीं है किस ग्रह को कौन सा अंक निर्धारित किया गया। आप लोगों को अभी अभी गुरु जी ने बता दिया। आप लोगों को पता चल गया ये? 1 नंबर किसका है? सूर्य। 2 नंबर किसका है? चंद्रमा। चंद्रमा। तो ऐसे आप 1 से 9 तक के सभी अंक आपको पता है किस किस को दिया गया है। अब हम इससे इन अंकों से कैसे अपना फलाफल पता करते हैं? इसका एक सरल सा जो बेसिक उपाय है वो है मूलांक से। और मूलांक हमें कैसे पता चलता है? क्या होता है मूलांक? डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ। हमें अपनी डेट ऑफ, हमारे पास एक मंथ में 31 दिन या 30 दिन या 28-29 दिन होते हैं, लेकिन हमें अंक चाहिए 1 से 9 तक। तो हम क्या करते हैं, अगर 1 से 9 तक का किसी डेट को बर्थ होता है तो वो मूलांक हो जाता है। मेरा बर्थ 1 को हुआ तो मेरा मूलांक 1 हो गया। अब बारी आती है 10 से लेके 31 तक। अगर 10 से 31 तक की किसी डेट को बर्थ होता है तो मूलांक होता है उन दोनों डेट्स को, जो नंबर है उनको आपस में जोड़ देंगे। अगर 10 तारीख है तो मूलांक हो जाएगा 1, 11 तारीख है तो मूलांक हो जाएगा 2। इसी तरह से 31 तारीख तक, अगर किसी का 31 तारीख है तो हम उसका मूलांक क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो ये हो गया मूलांक। डेट ऑफ बर्थ से को एक नंबर पे ले आना ही मूलांक है। और मूलांक जो है वो कोई भी जो इंसान होता है उसकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बता देता है। हम ये नहीं कह सकते कि एक मूलांक पे ही निर्भर रहेंगे, एक मूलांक ही सब कुछ बता देगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो हमारी व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनालिटी को जो है डिपेंड करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे व्यक्तित्व को बहुत कुछ हमारा मूलांक बता देता है। यदि किसी का मूलांक 1 है तो वो कौन सा ग्रह होगा? उसका नंबर 1 का सूर्य। अब आपको बहुत कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब आप सभी जानते हैं कि सूर्य क्या है। क्या है सूर्य? फादर का है, पिता का, लीडरशिप। लीडरशिप है, लीडर है, पिता है, इस यूनिवर्स को चलाने वाला है। ठीक है। और चलाने वाला, जो घर को चलाता है वो कौन होता है? पिता होता है, आत्मा होता है। तो सूर्य क्या है? आत्मा है। और जो नंबर 1 पे जिनका जन्म हुआ है, आप देखेंगे अपवादों को छोड़ के ऐसे पर्सन्स जो होते हैं उनमें लीडरशिप अपने आप आ जाती है, महत्वाकांक्षी होते हैं। सूर्य की तरह पहुंचना है, जैसा सूर्य है वैसे हमें आगे बढ़ना है। लीडर तो होते हैं, किसी की डोमिनेशन सहन नहीं कर पाएंगे, अपने आप को नंबर 1 पे देखना उन्हें पसंद होता है। ठीक है। किसी को फॉलो नहीं कर सकते, एडवाइस मान लेंगे लेकिन फॉलो नहीं कर, ब्लाइंडली फॉलो कर ही नहीं सकते। सबको अपने पीछे चलाने वाले होते, जो मैं कहूँ
वो सही है। नेगेटिव फैक्टर्स भी होते हैं, किसी की सुनते ही नहीं है, और इस बात पे कभी कभी जो है वो अड़े बहुत अड़ जाते हैं और धोखा भी खा लेते हैं। और अगर हम इनको देखें तो देखने में जनरली अगर देश काल पात्र को छोड़ दें तो कद इनका नॉर्मली लंबा होता है, चेहरा जो है तेजस्वी होता है, और लालिमा लिए रंग होता है ना? अगर हम पर्टिकुलर एरिया को छोड़ दें तो निर्भीक होते हैं, डरते नहीं है किसी से, सूर्य का प्रभाव है, दूरदर्शी होते हैं, और सबसे बड़ा जो इनका पॉजिटिव फैक्टर होता है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वादा कर लेंगे उसको भूलेंगे नहीं, नॉर्मली, ठीक है, ऐसा होते हैं ये। और जीवन में जनरली संघर्ष करना इनको अच्छा लगता है, लीडरशिप होती है इनमें, लीडरशिप क्वालिटी होती है, लेकिन फिर भी जैसे सूर्य है, कभी रुकता है क्या? पावर पूरी है, इस सृष्टि को चलाने की पावर है, लेकिन रुकता कभी नहीं। ये लोग भी ऐसे होते हैं, कितने भी हाई पोजीशन पे जाएं, हाई पोजीशन पे अक्सर होते हैं, लेकिन रुकते नहीं, सतत संघर्षरत रहना इनकी आदत होती है। अब हम आते हैं, इनके थोड़ी कमियां भी होती हैं। हाँ, सत्यम प्रयात प्रियम प्रयात, उसकी जगह पे क्या कर लेते हैं, कटु प्रयात हो जाते हैं। सत्य को कई बार कटु बन जाते हैं, सत्य को बोलते बोलते, जो इनके लिए ठीक नहीं था, इनकी शत्रुओं की संख्या में वृद्धि कर देता है। और यही कारण है कि इनको फिर उपेक्षा और नफरत भी झेलनी पड़ती है। अनुशासन दूसरों को फॉलो करवाना चाहते हैं, खुद अनुशासन में रहना इन्हें पसंद नहीं आता है। अब हम आते हैं मोटे मोटे तौर पे मूलांक 2 पे। मूलांक 2 किसका है? चंद्रमा। चंद्रमा। चंद्रमा किसका कारक है? माँ का। मन का मन का। अब आप देखते हैं पिता स्ट्रिक्ट होते हैं ना, डिसिप्लिन को फॉलो करवाते हैं, डांटते भी हैं, लेकिन माँ कैसी होती है? इमोशनल, नर्चरिंग, केयरिंग। इमोशनल, नर्चरिंग, केयरिंग ना, वो बच्चे की हर गलती को भी ढक लेती है, उसको पता है ये बिगड़ जाएगा है ना, पिता क्या है, स्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो माँ जानती है कि बिगड़, फिर भी सोचती है चलो कोई बात नहीं, इस बार छोड़ दो, अगली बार से स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा ही चंद्रमा है, सॉफ्ट और केयरिंग। और जो जिन 2 नंबर वाले होते हैं वो भी ऐसे होते हैं, केयरिंग होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इमोशनल होते हैं। और इनके इमोशनल होने के कारण इनको बहुत जीवन में भुगतना पड़ता है। लोग क्या करते हैं, इनके इमोशंस का फायदा उठा ले जाते हैं। बच्चा भी क्या करता है, कोई गलती करके आएगा तो फायदा उठाएगा ना माँ के इमोशंस का। तो ऐसे ही इनको कदम कदम पे इमोशंस की कीमत चुकानी पड़ती है, लोग फायदा उठा लेते हैं। ये भोले भाले लोग होते हैं, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाते हैं, बातों में आ जाते हैं, और इसीलिए बार बार ठगे जाते हैं ये। अगर मूलांक 2 है तो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जरूर बना लेना चाहिए, इमोशंस होने चाहिए, लेकिन इमोशनल फूल नहीं होना चाहिए। परिश्रम भी करते हैं,
अवगुण इनका यही है कि बहुत भावुक होते हैं, चिंतनशील होते हैं, कर्म कम करेंगे, चिंतनशील, क्योंकि सॉफ्ट है, हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे, मेहनत कम कर पाएंगे, दिमाग से सोचते ही रहते हैं। कल्पना की उड़ानें इतनी होती हैं कि सिर्फ कल्पना ही करते रह जाते हैं, उसको यथार्थ में ला ही नहीं पाते। अब 3 नंबर किसका है? जुपिटर, जुपिटर। जुपिटर कौन है? क्या है जुपिटर? गुरु, गुरु है। जुपिटर रिलीजन, गुरु है। गुरु क्या देते हैं? विजडम, विजडम, ज्ञान रिलीजन, देते हैं ना, गुरु ज्ञान देते हैं। तो जुपिटर भी कारक हैं नॉलेज के, विजडम के, आध्यात्म के। आज के गुरु हैं कि ये तो हमें किताबी ज्ञान देते हैं, ठीक है, डिग्रीज दिलवाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे गुरुकुल के गुरु थे वो हमें आध्यात्म की तरफ ले जाते थे, आध्यात्म से हमारा परिचय करवाते थे। तो गुरु वही है जो छात्र को मोरली अप करे। चाहे आज का मॉडर्न हम पढ़ा रहे हैं, उसमें भी जब गुरु का असली स्थान वही है जो छात्रों को मोरालिटी की तरफ भी ले जाए। तो गुरु यही है, गुरु। अब जो मूलांक 3 जिनका होता है उनका भी यही काम होता है। वो लोग नॉलेजेबल होते हैं, विजडम होती है, लॉजिक होता है, सोचने समझने की ताकत होती है, और वो लोग सद्गुणी होते हैं, ठीक है, और शिक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जनरली हाई पोजीशन पे रहते हैं, लो पोजीशन इनको पसंद नहीं आती। और इसीलिए इनको सौभाग्यशाली कहा जाता है, क्योंकि दिमाग से हमेशा ऊंचे रहते हैं। अब इनके कुछ कमियां क्या हो सकती हैं? ज्ञान की तरफ ज्यादा रहते हैं तो कई बार अर्थ पक्ष कमजोर हो जाता है। जो गुरु ट्यूशन से या इससे पैसा कमाते हैं वो शुक्र वाले स्वामी होते हैं, गुरु वाले स्वामी नहीं होते। जिनका स्वामी गुरु है, अर्थ की तरफ उनका ध्यान जाता ही, उनका सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की तरफ ही ध्यान जाता। अब इनमें कमियां क्या होती हैं? गुरु जो है कभी कभी अगर मैलिफिकली प्लेस्ड है हमारे बर्थ चार्ट में, तो ये सिर पे बैठ जाता है, घमंड का कारक बनता है, घमंड देता है, जो मैं हूं कोई और हो ही नहीं सकता, मुझे जो ज्ञान है किसी को नहीं हो सकता। तो ये ईगो एंड प्राउड, ये 2 चीजें दे देता है। और कहा जाता है घमंड तो हमारे हिस्ट्री में, हमारे माइथोलॉजिकली क्या कहते हैं, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। तो ये इनको ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे हमारे जब हम आगे क्लासेस लेंगे उसमें बहुत सारी रेमेडीज होंगी, और रेमेडीज सिर्फ कुछ ना कुछ उपाय ऐसे नहीं होते, बल्कि अपने व्यक्तित्व को चेंज करने वाले भी रेमेडीज होते हैं, जिनसे कि हम अपने जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनको हम पॉजिटिव कर सकते हैं। मेनली जो रेमेडीज होती हैं वो यही होती है कि अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाके प्लैनेट्स को पॉजिटिव किया जाए। बाकी जो छोटे छोटे उपाय हैं वो कम प्रभावशाली होते हैं, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना मेन रेमेडी होती है। अब हम आते हैं मूलांक 4 पे। मूलांक 4 किसका है? राहु, राहु का है। और अगर हम प्लैनेट देखें तो ये यूरेनस का भी है। 4, 13, 22, 31 जिनकी जन्म तिथि होती है वो मूलांक 4 में आते हैं। राहु, राहु कैसा ग्रह है? अनकन्वेंशनल है,
ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करता है, इल्यूशनरी प्लैनेट है। रूल्स को ब्रेक करेगा। यस, राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो कि प्लेनेट एक्चुअल में ये है ही नहीं, नहीं नहीं, ये कट पॉइंट है। जब मून जो है अर्थ के ऑर्बिट में एंटर करता है, वो उस दोनों ऑर्बिट्स का जो कटिंग पॉइंट होता है वो राहु होता है। और जब ये बाहर निकलता है उस ऑर्बिट से तो दूसरा कटिंग पॉइंट आता है अर्थ और मून का, वो केतु होता है। एंटर करता है तो राहु, निकलता है तो केतु। माइथोलॉजिकली राहु एक असुर है जिसका सिर्फ धड़ है, और राहु असुर है जिसका सिर्फ सिर है और उसका जो धड़ है वो केतु है। स्टोरी है समुद्र मंथन की, वो कभी टाइम मिलेगा तो फिर डिस्कस करेंगे। तो राहु जो है वो एक ऐसा, इसको हम ज्योतिष शास्त्र में बहुत लिबरली इसको ग्रह मान लेते हैं, हाँ, नहीं तो ये ग्रह नहीं है। तो ये एक ऐसा ग्रह है जो कि माइंड को कंट्रोल कर लेता है। ये क्योंकि अर्थ के ऑर्बिट में एंटर करने वाला कटिंग पॉइंट है, तो ये मेटेरियलिस्टिक दुनिया की तरफ खींचता है, अध्यात्म से दूर ले जाने वाला, माइंड को कंट्रोल कर, इसीलिए ये अनकन्वेंशनल है, रूल्स को तोड़ता है। ठीक है, रूल्स को पे ले जाएंगे तो हम अध्यात्म की तरफ जाएंगे, ये अध्यात्म से पीछे खींचता है, रूल्स को तोड़ता है, माइंड को कंफ्यूज करता है। हाँ? इंसान जो है वो लॉजिकली सोचने की कोशिश करता है कि मुझे इस रास्ते पे नहीं जाना। राहु कहता नहीं, ये रास्ता आसान है, शॉर्टकट है, इस रास्ते पे चल। पैसा कमाना है, शॉर्टकट रास्तों पे लेके जाएगा, जो कि सही नहीं है। अगर गुरु भी उसके इन्फ्लुएंशियल है तो गुरु बोलेंगे इस रास्ते को छोड़ो, राहु बोलेगा इस पे आओ। तो एक ऐसा प्लैनेट है जो भ्रमित करता है, माइंड को कंट्रोल करके उसको भ्रम में डाल देता है, कंफ्यूज कर देता है। तो ऐसा जो इंसान है जिसकी मूलांक 4 है, अक्सर वो में ही जीता है। सही क्या है गलत क्या है उसके लिए निर्णय करना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे लोगों को एडवाइस दी जाती है कि वो किसी गुरु की एडवाइस पे चले। ऐसे लोगों को जरूरी है वो किसी को अपना गुरु बनाए, लेकिन सोच समझ के और फिर उसकी एडवाइस लेके चले, तो वो लाइफ में जल्दी सक्सेस हो जाती है। ऐसे ही मूलांक 5 है, जो आप लोग जानते हैं किसका मूलांक है? मरकरी का। मरकरी का। मरकरी कैसा प्लैनेट है? कम्युनिकेटिव है, इंटेलिजेंट है, टॉकेटिव। टॉकेटिव है। अगर हम ज्योतिष शास्त्र की तरफ जाएं तो मरकरी प्रिंस है, बच्चा है, राजकुमार है, और इंटेलिजेंट है, बोलने का है, वाणी का कारक है। हाँ? तो मूलांक जिनका 5 होता है वो लोग बहुत जल्दी जो है बातों से ही बहुत जल्दी आप लोगों को अपना बना लेते हैं। कम्युनिकेटिव होते हैं, जनरली इसी फील्ड में वो जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स उनके बहुत अच्छे होते हैं, और दिमागी तो होते ही, इंटेलिजेंट होते हैं। और कमियां ये होती हैं कई बार ये कुछ बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं ना, और अपने आप को ऐसा समझते हैं जैसे उनसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है, और इसी भ्रम में गलतियां कर जाते हैं। तो अपने आप में कोई बातें नहीं रख पाते, अपनी व्यक्तिगत बातें भी दूसरों से शेयर कर लेते हैं, जिससे कि उनको नुकसान उठाना। मूलांक 6 जो है वो शुक्र का अंग है। शुक्र जो है वो गुरु है, लेकिन शुक्र किसके कारक है? पत्नी के। और
कैसे होते हैं? शुक्र, लग्जरी लकी होते हैं। सुख के कारक, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, बिल्कुल सुख Creative. के कारक होते हैं, सुख देने वाले होते हैं, लग्जरीज देने वाले होते हैं। जिनका 6 मूलांक होता है, ऐसे लोग जनरली अट्रैक्टिव होते हैं, हंसमुख होते हैं। इनमें दूसरों को अट्रैक्ट करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और बहुत शौकीन होते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने की इनको प्रवृत्ति होती है। ये हमेशा अट्रैक्टिव बन के रहना चाहते हैं। कमियां ये है कि काम नहीं कर पाएंगे, काम से दूर भागते हैं, बातों का खाना इनको अच्छा लगता है, कला और सौंदर्य के प्रेमी होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, कल्पनाओं में रहना ज्यादा पसंद रहता है और कल्पनाओं में इतने डूब जाते हैं कि ये श्रम से और घर अपने परिवार से भी दूर चले जाते हैं। कई बार कल्पनाशीलता के कारण, लग्जरीज के कारण नशे की लत भी लग जाती है अगर शुक्र ज्यादा अच्छा नहीं है तो। मूलांक 7 वाले कौन सा ग्रह है इनका? केतु, केतु है। जिनका मूलांक 7 होता है, जनरली ये लोग ऑकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट लेते हैं। मैजिक हो गया, ज्योतिष या इससे रिलेटेड जो भी ऑकल्ट साइंस है उसको पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है। आध्यात्म में रहना इन्हें अच्छा लगता है। और अगर केतु ज्यादा ही हावी हो गया तो ये लोग क्या करते हैं, इतना ज्यादा आध्यात्म में उतर जाते हैं कि बेसिक लाइफ से डिटैच हो जाते हैं। जनरली जो घर छोड़ के चले जाते हैं या साधु सन्यासी बन जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं केतु जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। कहीं ना बहुत और भी सारे प्लैनेट्स हैं, गुरु का भी उनमें हाथ होता है और भी केतु का होता है, मंगल का होता है, लेकिन केतु उनका एक्टिव होता है। केतु उनको लाइफ से डिटैच कर देता है। जब भी आप देखेंगे केतु की दशा आएगी तब भी मन में ये विचार आने लगते हैं कि ये लाइफ जो बेकार है, इसको छोड़ छाड़ के कहीं चले जाओ, इस टाइप के विचार आते हैं। और जनरली ये लोग फिल्म उद्योग, अभिनय, सेना वगैरह में भी पाए जाते हैं। रूढ़िवादिता से इन लोगों को आध्यात्म की तरफ होते हैं लेकिन रूढ़िवादी नहीं होते। रूढ़िवादिता से इनको चिढ़ होती है, एक सा कस्टम फॉलो नहीं कर सकते। साहित्यकार हो सकते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं। राहु वाले भी रिसर्चर होते हैं, केतु वाले भी रिसर्चर होते हैं। इनकी कमियां ये होती है कि योजनाएं बहुत बनाते हैं लेकिन अधूरी छोड़ देते हैं। एक को देखेंगे, आधा काम करेंगे, छोड़ के दूसरे पे आ जाएंगे, फिर करेंगे, तीसरे पे चले जाएंगे। तो इनको ये थोड़ा सा अपना पर्सनालिटी में ये चेंज लाना चाहिए। जो भी काम शुरू करें उसको कंप्लीट करें। मूलांक 8 वाले, किसका है 8? शनि का, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, शनि का है। क्या खासियत होती है शनि की? खासियत बताइए। हार्ड वर्क कराता है, क्या कराता है? हार्ड वर्क, मेहनत कराएगा। न्यायप्रिय होता है। प्रॉब्लम का है, ग्रीफ का है, दुख का है। जी हाँ, सबसे बड़ी चीज है हार्ड वर्कर होते हैं ये लोग। हार्ड वर्क और डिसिप्लिन होते हैं। इनको इनडिसिप्लिन लोग पसंद नहीं आते हैं। डिसिप्लिन होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं और जजमेंटल होते हैं, न्याय होते हैं। इनका बस एक इनमें इनके लिए प्रॉब्लम ये है कि हार्ड वर्क करते हैं लेकिन उस काम का इनको बहुत श्रेय नहीं मिलता, रिवार्ड नहीं मिलता, डिलेड रिजल्ट्स मिलते हैं इनको, इसीलिए ये दुख का कारक माना जाता है। जब कोई भी शनि वाला होता है, काम तो बहुत करता है लेकिन उसे लगता है मैं काम कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट तो मुझे मिल ही नहीं रहे,
लेकिन शनि न्यायप्रिय हैं, जब रिजल्ट देते हैं तो भर भर के रिजल्ट सक्सेस भी देते हैं। शनि वाले बहुत हाई पोजीशन पे जाते हैं। जब जो काम करेगा उसका रिजल्ट शनि देख के ही देंगे ना मिले ऐसा कभी होता नहीं। कमियां ये है कि इनके जनरली समाज से कट के रहना, आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। शनि जो है वो अकेलापन ज्यादा पसंद करते हैं और कई बार ये लोग इतने ज्यादा संघर्ष से परेशान हो जाते हैं कि ये इनकी वाणी खराब हो जाती है, नशों की तरफ चले जाते हैं। इन चीजों पे कंट्रोल कर लेना चाहिए। अब हम आते हैं लास्ट में, कौन सा रह गया? मंगल। नौ। बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि गुरुजी बता रहे थे, 9 का अंक शास्त्र में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हर चीज में 9 है, नक्षत्र 9 से डिवाइड होते हैं, ग्रह 9 है, जहां भी जाइए 9 ही 9 दिखाई देता है। ये मंगल इनका प्रतिनिधित्व करता है, तो मंगल की तरह ही तेजस्वी भी होते हैं, निडर होते हैं, करेजियस होते हैं और एनर्जेटिक बहुत होते हैं। और एनर्जेटिक और करेजियस होते हैं इसलिए ये जनरली ये लोग डिफेंस सर्विसेज में जाते हैं, जैसे पुलिस सर्विसेज, आर्मी या स्पोर्ट्स, इनमें जाते हैं जहां पे ये अपनी एनर्जी को प्रॉपरली यूज करते हैं। ये लोग मंगल है, चरित्रवान होते हैं और ना गलत करते हैं ना ये गलत सहते हैं। कमियां ये है कि भाषा इनकी जरूर तीखी होती है, सिंपल भाषा बोलना इन्हें पसंद ही नहीं आता, एग्रेसिव होते हैं, हर बात में, छोटी छोटी बात में एग्रेशन दिखाई देता है जो इनके लिए नॉर्मल होता है। कमी ये है कि रूखापन झलकता है इनसे, क्योंकि वाणी जो है वो थोड़ी तीखी होती है, तो सबको लगता है कि ये तो बहुत अजीब से लोग, बोलना ही नहीं आता। और गुस्सा करते रहते हैं, क्रोध और झुंझलाहट बेसिक नेचर हो जाती, आदत हो जाती है। तो दूसरों के लिए, और एक और इनमें आदत होती है, हर किसी के झगड़ों में बीच में फंसेंगे जाके, कुछ लेना हो देना हो नहीं हो तो भी जाएंगे। आ बैल मुझे मार वाली कहावत करते हैं, घर बैठे भी आवाज आएगी जरा सी तो भागेंगे, जैसे यही जज हैं। तो ये सारी आदतें अगर छोड़ दें, स्पष्टवादी होते हैं, किसी को बुरा लगे या भला लगे मुझे तो कहना ही कहना, तो ये थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो इनके जैसा तो व्यक्तित्व ही नहीं है। तो ये चीजें हम 1 से 9 तक हैं। जब हम क्लासेस लेंगे तो हम, अभी हमने सिर्फ मूलांक की बात की है, हम भाग्यांक की बात भी करेंगे। भाग्यांक कैसे निकालते हैं आप लोग पहले सीख चुके हैं। हमारी जन्म तिथि, जन्म का मंथ और जन्म का ईयर, सबको हम जब जोड़ते हैं तो हम उसको 1 अंक पे लेके आते हैं, वो हमारा भाग्यांक होता है। तो जितना मूलांक हमारी पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है उतना ही भाग्यांक भी इफेक्ट करता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर मान लीजिए मूलांक 1 है और भाग्यांक 9 है, तो सूर्य और मंगल दोनों मिला के उसकी क्या एनर्जी होगी, उस पर्सन की अलग ही चमकेगा। अगर मूलांक 1 है और भाग्यांक 8 है, अब क्या मिल गए? सूर्य और शनि। अब दोनों ही अलग अलग प्लैनेट हैं, एक सूर्य अपनी तरफ खींचेगा, शनि अपनी तरफ खींचेगा, तो उस इंसान की जो जीवन है उस खींचातानी के संघर्ष में बीतेगा। तो ये हो गया मूलांक। भाग्यांक अगर दोनों पॉजिटिव हैं, एक दूसरे के सपोर्टर हैं, तो सक्सेस इज डेफिनेट। और अगर
अपोजिट तो वो खींचातानी में ही सारी जिंदगी चली जाएगी। अब जन्मांक की बारी आती है। तीसरा जो हम देखते हैं वो जन्मांक। जन्मांक हम किससे निकालते हैं? जन्मांक तो निकल गया, नामांक। जो हमारा नाम है प्रचलित नाम है, ठीक है, जिस नाम से आपको ज्यादा जाना जाता है, वो चाहे आपका ऑफिशियल नेम है या आपका निक नेम है, जो भी नेम है उससे हम नामांक निकालते हैं। न्यूमरोलॉजी में हर अक्षर को एक अंक दिया गया है। हम अपने नाम को हर अक्षर को अंक से उसको जोड़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे नामांक का अक्षर उसको एक पे लाते हैं, क्या निकला है। 1, 3, 5, 6 जनरली ये अंक जो है माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं। और 4 राहु का है। अगर हमारा 4 नामांक आ रहा है तो हम राहु हमारे ऊपर जो है शासन करेगा, भ्रमित करता रहेगा। केतु है वो डिटैच करता रहेगा। मंगल है गुस्सा दिलाता रहेगा। शनि है डिले करवाते रहेंगे। तो जनरली हम अपने नामांक में कुछ चेंज करके उसको 1, 3, 5, 6 इन अंकों पे ले आते हैं, तो हमें अब काफी चीजों में पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। और सिर्फ एक नामांक है जिसको हम बदल सकते हैं, हम अपने मूलांक को नहीं बदल सकते, जन्म तिथि नहीं बदल सकते, जन्मांक को नहीं बदल सकते, सिर्फ नामांक बदला जा सकता है। तो जनरली अंक शास्त्री जो हैं वो नामांक में परिवर्तन करवा के, आपने देखा होगा बहुत सी सेलिब्रिटीज हैं अपने नाम के स्पेलिंग्स कभी डबल कर लेते हैं या हटा देते हैं या कुछ चेंज कर लेते हैं। उसका रीजन यही होता है और इससे पॉजिटिविटी आती है, दैट इज एक्सपीरियंस्ड। तो आगे इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे एडवांस कोर्स में, और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एडवांस कोर्स का सिलेबस गुरुजी ने डाल दिया है। बेसिक कोर्स का सिलेबस पहले जैस वाला ही है, उसको एक बार फिर से आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो ये एक ऐसी विधा है अंकशास्त्र जो कि जल्दी इजी है और जल्दी और एक्यूरेट रिजल्ट्स बताते हैं। जो प्रेडिक्शन है वैदिक, जब आप ज्योतिष पढ़ते हैं वैदिक ज्योतिषी जैसा एक्यूरेसी तो कहीं नहीं मिलती। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, वैदिक ज्योतिष क्या है? वट वृक्ष। आपको वट वृक्ष की तरह पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, तब आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे। अंक ज्योतिष एक ऐसी विधा है जो बहुत इजी तरीके से प्रेडिक्शन पे ले जाती है। छोटी छोटी चीजें कैलकुलेट करिए और आप प्रेडिक्शन करने लग जाएंगे। तो बहुत आसान तरीका है और आजकल बहुत सारे इस पे इन्वेंशंस हो रहे हैं, बहुत आगे आगे जाता जा रहा, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है इसका। मोबाइल नंबर कैसा लेना चाहिए, घर का नंबर कैसा लेना चाहिए, कार का नंबर कैसा लेना चाहिए, सिग्नेचर में आपके कौन से शब्द आने, अक्षर आने चाहिए, ये सारी चीजें हम न्यूमरोलॉजी में डिस्कस करते हैं और अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाते हैं और रिजल्ट्स भी पॉजिटिव मिलते हैं। ये हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही आज डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग बेसिक कर चुके हैं तो एडवांस कोर्स में आइए, और अगर बेसिक नहीं किया तो बेसिक कोर्स ज्वाइन करिए। जब आप ज्वाइन करेंगे तब आप खुद जानेंगे कि कितना इंटरेस्टिंग है, मजा आता है इसको पढ़ने में, और दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं। इसके जरिए दूसरों को हम बहुत रेमेडीज दे सकते हैं, उनको परेशानियों से उनको बाहर ला सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम इसके लिए बुक कौन से रेफर करने हैं, मतलब देखिए बुक्स इसके लिए बहुत हैं। हमारे आईकास में न्यूमरोलॉजी की बुक है, वो आप ले सकते हैं, अच्छी बुक है। और जहां तक अगर आप, मैं आपको रेकमेंड करूंगी तो मैं एक बुक से नहीं पढ़ाती,
कुछ मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, मैं वो फॉलो करती हूँ। मैं आपको बीच बीच में नोट्स शेयर कर दूंगी तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। और जो मेरे पास काफी सारी बुक्स हैं, जहां से मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो पिक कर लेती हूँ। इसलिए मैं किस बुक से पढ़ा रही हूँ मैं ये आपको रिकमेंड नहीं कर पाऊंगी। आपको पढ़ने के लिए मैं रेकमेंड करूंगी आईकास की न्यूमरोलॉजी की बुक है, वो आप ले लीजिए। उसमें आपको बेसिक का सब कुछ मिल जाए। और कुछ पूछना है आपको? मैम एक मुझे सवाल था। हाँ जी बताइए। मैम आप जो ये बेसिक और एडवांस का डिफरेंस बोल रहे हैं, तो हाउ वी नो लाइक कहाँ पर सर ने डाला है सिलेबस? ग्रुप में डाला है, आप एडवांस सिलेबस डाला हुआ है न्यूमरोलॉजी ग्रुप में, आप हैं एडेड? मुझे लगता है फिर मैं न्यूमरोलॉजी क्लास 1 के ग्रुप में हूँ, बट जहाँ डाला है वहाँ नहीं हूँ। नहीं, वो केवल उन्हीं के लिए डाला जो लेवल 1 कर चुके हैं। ओके, हाँ तो हम बेसिक ही करेंगे ना, हम तो लेवल 1 वाले तो। आपका हाँ। लेवल 1 है आपका, वो लेवल 2 वाला के लिए डाला हुआ है। ठीक है। क्योंकि जिन्होंने अभी बेसिक नहीं किया वो एडवांस समझ नहीं पाएंगे, उसके लिए बेसिक राइट तो आपको करना ही पड़ेगा। राइट। आप बेसिक करिए, उसके बाद ही आप एडवांस में आइए, तभी आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है मैम, तो बेसिक का भी सिलेबस इस पे डलवा दीजिएगा। हाँ, बेसिक का सिलेबस आपको डाल दिया जाएगा। मैम और जो बुक है उसका नेम भी, या तो फिर पीडीएफ होगा तो वो भी चलेगा? हाँ, आपको वो मिल जाएगा। जब आपका कोर्स खत्म हो जाता है तब भी आपको पूरे के पूरे नोट्स दे दिए जाते हैं, लेकिन बुक आपको आईकास की बुक न्यूमरोलॉजी की रेकमेंड कर दी जाएगी, तो आप वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है। ओके। और कोई सवाल है किसी का? ठीक है, तो फिर हम आज सर्वे भवन्तु करते हैं, उसके बाद आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति की। जल्दी ही क्लास में मिलेंगे सबको। जय गणपति। जय गणपति। मैम एक क्वेश्चन है, वीकडेज में क्लास कौन से टाइमिंग पर होगी, मतलब वीकेंड में होगी या वीकडेज में होगी? ये आपको बता दिया जाएगा, ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा, जैसे ही टाइम